हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक? लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें 5 पार्ट्स में आपके लिए लेकर आई थी। उसमें सब कुछ क्या दिया हुआ था, सारे वो कॉन्सेप्ट दिए हुए थे जो कि 5th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, वो वीडियो जाकर देखनी है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, आया समझ में? तो लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस में सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ट। चार्ट कौन सा होने वाला है? अगर हम ले लेते हैं किसका चार्ट, ग्राम का चार्ट, तो सबसे पहले क्या आता है, किलोग्राम आता है। उसके बाद क्या आता है, हेक्टोग्राम आता है। उसके बाद आता है डेकाग्राम। उसके बाद आ जाता है ग्राम। उसके बाद आता है डेसीग्राम। उसके बाद आता है सेंटीग्राम। एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है मिलीग्राम। ठीक है, इतना आया समझ में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, केजी, एचजी, डीएजी, जी, डीजी, सीजी, एमजी। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आया समझ में? अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप इस चार्ट के थ्रू फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हो फॉर्मूला? कैसे बना सकते हो? अगर हम बात करें हर एक स्टेप पर आने की, अगर हम बात करें हर एक स्टेप पर आने की, तो किलोग्राम टू हेक्टाग्राम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, फिर उसके बाद हेक्टाग्राम टू डेकाग्राम जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। फिर उसके बाद डेकाग्राम टू ग्राम जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। फिर उसके बाद ग्राम टू डेसीग्राम जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। फिर उसके बाद डेसीग्राम टू सेंटीग्राम जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। एंड फिर उसके बाद सेंटीग्राम टू मिलीग्राम जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी हम एक एक स्टेप नीचे आते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप जैसे ही नीचे आएंगे हम 10 से उसका क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि हमसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, अगर हमसे पूछा जा रहा है तो 1 किलोग्राम टू ग्राम जाने में कितने स्टेप्स ले रहे हैं हम, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे
एंड आगे 1 लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 बार हम नीचे गए हैं तो हम 3 बार मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम रहते हैं, 1000 ग्राम रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम रहते हैं, 1 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से हमें जाना है कि कहाँ पे, ग्राम में जाना है। तो हम 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अगर हमसे पूछा जाए 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम रहते हैं, तो सिर्फ एक ही स्टेप नीचे आ रहे हैं, एक ही 0 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम फॉलो करते रहेंगे चार्ट को। अगर हमसे बोला जाए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप नीचे जा रहे हैं तो 3 0 यहाँ पे लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमसे बोला जाए 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम रहते हैं, तो 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, यहाँ पे 1 लग जाएगा। मतलब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम रहते हैं एंड 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम रहते हैं। ठीक है, और अगर हमसे बोला जाए 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम रहते हैं, तो एक ही स्टेप नीचे आ रहे हैं तो एक ही 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1 लग जाएगा। मतलब 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम रहते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इस चार्ट को रट लेना है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो ये हमने क्या किया था, ये जब हम हर एक स्टेप नीचे आ रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे थे। जैसे जैसे एक एक स्टेप नीचे आ रहे थे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे थे। ठीक है, आया समझ में। तब हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, मतलब अगर हमसे बोला जाए मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाना है, या फिर सेंटीमीटर टू मिलीग्राम टू सेंटीग्राम जाना है, या फिर सेंटीग्राम टू डेसीग्राम जाना है, या फिर डेसीग्राम टू ग्राम जाना है, या फिर ग्राम टू डेकाग्राम जाना है, या फिर डेकाग्राम टू हेक्टोग्राम जाना है, या फिर हेक्टोग्राम टू किलोग्राम जाना है, तब हम क्या करेंगे, ये हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब हर स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। हर स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हमसे बोला जाए कि बताओ 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, अगर हमसे बोला जाए कि बताओ 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप रिवर्स में ले रहे हैं, हम जा रहे हैं उल्टा। तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप की बात हो रही है तो 3 0 यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे 1 आएगा। ऐसा आएगा क्या, नहीं, कर रहे हैं हम डिवाइड, तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे 3 0 लगेंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। मतलब 1 ग्राम में 1 अपॉन 1000 क्या रहते हैं, किलोग्राम रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए बताओ 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम है, 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम है, तो हम 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब उल्टा जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 0 लगा देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा एंड यहाँ पर हेक्टोग्राम। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, अगर हमसे बोला जाए बताओ 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम टू डेकाग्राम जाना है, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, मतलब रिवर्स में जा रहे हैं, उल्टे में जा रहे हैं। तो क्या होगा, 1 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा
एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा DAG मतलब डेकाग्राम। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर हमसे बोला जाए हमें बताना है 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम है, हमें बताना है 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम है, हम क्या कर रहे हैं 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, मतलब रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे, यहाँ पे 1 लग जाएगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब अगर बोला जाए हमसे कि हमें बताना है 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। क्यों ऐसा, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 2 0 लग जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमसे बोला जाए कि हमें बताना है 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम है, तो 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, रिवर्स में जाना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन 1 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं, एक तरीके के हमारे फॉर्मूला बन रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 हेक्टोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 डेकाग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 ग्राम एंड 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 ग्राम। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब ये बात किसकी थी, बात थी ग्राम की। ठीक है, अगर ग्राम के बाद हम चार्ट बनाए किसका, लीटर का, तो भी सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, किलोलीटर की। किलोलीटर के बाद क्या आता है हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर के बाद आता है डेकालीटर, डेकालीटर के बाद आता है लीटर एंड फिर उसके बाद आता है डेसीलीटर एंड फिर उसके बाद आता है सेंटीलीटर एंड फिर उसके बाद क्या आ जाता है मिलीलीटर आ जाता है। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें भी सेम क्या होगा, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अगर हमें करना क्या है, एक एक स्टेप नीचे आना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर भी 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 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अगर हमसे बोला जाए हमें रिवर्स में जाना है, किस में जाना है, रिवर्स में जाना है, मतलब उल्टा जाना है, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अगर हमसे बोला जाए 1 किलोमीटर में कितने लीटर हैं, तो हम 3 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1 किलोलीटर यहाँ पर हम लिख देंगे 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 3 स्टेप नीचे जा रहे हैं तो 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे लीटर आ जाएगा।
ठीक है। अगर हमसे बोला जाए 1 किलोलीटर में कितने हेक्टोलीटर हैं, तो 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू हेक्टोलीटर, जाने के लिए एक स्टेप नीचे जाना है तो 10 आएगा, एक ही 0 आएगा तो ये आ गया, ठीक है। सॉरी 1 किलोलीटर में कितने हेक्टोलीटर हैं, ठीक है, आया समझ में। अगर हमसे बोला जाए 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर है, तो हमें जाना है 2 स्टेप नीचे, तो 2 0 लग जाएंगे, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे लीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है वैसे ही सेम आ जाएगा, KL HL DAL L DL CL एंड ML, ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हैं, तो मिलीलीटर जाने के लिए हमें 3 स्टेप्स नीचे आना पड़ेगा, मतलब 3 0 एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिलीलीटर मतलब ml आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि हमें बताना है 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू, सेंटीलीटर आने के लिए हमें 2 स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, तो 2 0 आएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीलीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। अगर हमसे बोला जाए 1 लीटर में कितने डेसीलीटर हैं, तो एक ही स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 DL, ठीक है, आया समझ में, मतलब एक ही 0 लग जाएगा। तो ये हमने क्या किया, एक तरीके से फॉर्मूले बना लिए हैं, ठीक है। इसी का रिवर्स करने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। अगर हमसे बोला जाए हमें रिवर्स करना है, मतलब हमें बताना है 1 लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं, लीटर टू किलोलीटर जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितने स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, 3, तो 3 0 लग जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर होता है, ठीक है, आया समझ में। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए 1 लीटर में बताओ कितना हेक्टोलीटर होता है, तो 1 अपॉन, उल्टा जा रहे हैं हम 2 स्टेप, 2 0 लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, HL आ जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। ऐसे ही हमसे अगर बोला जाए बताओ 1 लीटर में कितने डेकालीटर है, तो 1 अपॉन, एक ही स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे DAL, ठीक है, आया समझ में। रिवर्स करने पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर अगर हमसे बोला जाए बताओ 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हैं, तो मिलीलीटर टू लीटर जाने के लिए 3 स्टेप्स बैक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे, यहाँ पे 1, ठीक है, और क्या है यहाँ पे लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए हमें बताना है 1 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर हैं, तो 2 स्टेप्स हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे 1 एंड बात हो रही है डेसीलीटर की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, DL आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही स्टेप ऊपर जाना है, तो हम एक ही 0 लगाएंगे एंड यहाँ पे 1 लग जाएगा एंड यहाँ पे CL, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने फॉर्मूलेज बना लिए हैं। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो ये थे फॉर्मूलेज। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही सेम वे में हम मीटर के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, क्या कर सकते हैं हम, मीटर के लिए भी बना सकते हैं। कैसे, पहले आएगा किलोमीटर, फिर आएगा हेक्टोमीटर, फिर आएगा डेकामीटर, फिर आएगा मीटर, फिर आएगा डेसीमीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर और फिर आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेम वही चीज़ होने वाली है। अगर हम नीचे तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर एक स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 10 एंड अगर हम रिवर्स जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या है, ये चार्ट बनाना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेम ये जो दो बनाए हैं ना, वैसे ही आपको बनाना है, चार्ट आपको बनाना है, साथ में फॉर्मूलेज भी आपको ट्राई करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया है। आपको इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, ट्राई दीज का क्वेश्चन फर्स्ट देके रखा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम चार्ट देखें तो हमें क्या पता है, क्या होता है किलोमीटर, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद डेकामीटर, फिर उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद आ जाता है डेसीमीटर, फिर उसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, मिलीमीटर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही रहता है चार्ट। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे, 4 स्टेप नीचे, 5 स्टेप हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 स्टेप नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 किलोमीटर में कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लग जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर रहते हैं, ठीक है। आया समझ में? बस चार्ट के थ्रू हमने क्या किया है, हमने पता कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। 5 बार 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर यही आएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स हैं। तो अगर हम चार्ट के थ्रू देखें, पहले आता है क्या, किलोग्राम, फिर आता है हेक्टोग्राम, फिर आता है डेकाग्राम, फिर आता है ग्राम, फिर आता है डेसीग्राम, फिर आता है सेंटीग्राम एंड फिर आता है क्या, मिलीग्राम, ठीक है। इतना आया समझ में? तो हमें करना क्या है, हमें बताना है 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो कितने स्टेप नीचे आना है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप हम नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 किलोग्राम में 6 ज़ीरो लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिलीग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। कैसे पता चला, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन, हाँ यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन, सेम हेयर एंड सेम हेयर एंड सेम हेयर। हर स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो यहाँ पर 6 बार 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 ज़ीरोज़ आ गए हैं, ठीक है। आंसर हमारा यही आएगा। आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्या देके रखा हुआ है, अब हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी इज शोन। हमसे बोला गया है कि बस ने एक जर्नी स्टार्ट करी एंड उसने क्या किया, इतने स्पीड से बस को दौड़ाया, मतलब इतनी स्पीड से बस चल रही थी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये बस है, पहले A to B आई, कितने किलोमीटर चली है, 4170। फिर B to C आई तो कितने किलोमीटर चली है, B से लेकर C तक 3410 किलोमीटर।
फिर C2D आई तो कितने किलोमीटर चली है 2160 एंड उसके बाद D2E आई तो कितने किलोमीटर चली है 8140 किलोमीटर। E2F आई तो कितने किलोमीटर चली है 4830 किलोमीटर एंड F2G गई तो कितने किलोमीटर चली है 2550 किलोमीटर एंड G2A गई तो कितने किलोमीटर चली है 1290 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में? ये पूरी जर्नी देकर रखी हुई है, किसकी? डायग्राम के थ्रू पूरी जर्नी देकर रखी हुई है बस की। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम A टू D। हमसे पूछा जा रहा है, हमें बताना है क्या, टोटल डिस्टेंस जो कि बस ने ट्रैवल किया A से लेकर D तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द टोटल डिस्टेंस covered by the bus from A to D is equal to, क्या आएगा, सबको क्या कर देंगे, हमें दिख रहा है A to B, B to C, C to D कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले A to B कितना ट्रैवल कर रही है 4170 किलोमीटर, यहाँ पर लिख देंगे। सेकेंड, उसके बाद B to C कितना ट्रैवल कर रही है 3410 किलोमीटर, वो भी लिख देंगे। फिर उसके बाद C to D कितना ट्रैवल कर रही है 2160 किलोमीटर, वो भी लिख देंगे। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो A टू लेकर D तक। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 7 + 1 8, 8 + 6 कितना होगा 14, 4 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 4 6 एंड 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 एंड फिर यहाँ पर क्या है 4 + 3 7, 7 + 2 कितना होगा 9। तो आंसर क्या आ रहा है 9740 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, जो बस है वो A टू लेकर D तक कितना चली है, कितना ट्रैवल करी है 9740। ठीक है, आया समझ में? ये था हमारा पहला क्वेश्चन, तो हमने कर दिया है सॉल्व। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D टू G। अब हमसे पूछा जा रहा है D से लेकर G तक उसने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम सम कर देंगे D से लेकर G तक जितना भी डिस्टेंस हमें दे के रखा है। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D टू G। ठीक है, आया समझ में? तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, अभी हम प्लस कर देंगे। D से लेकर E तक कितना है 8140 किलोमीटर, E से F तक कितना है 4830 किलोमीटर, F से लेकर G तक कितना है 2550 किलोमीटर। करना क्या है, हमें ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 0 + 0 + 0, आंसर आएगा 0। उसके बाद 4 + 3 7, 7 + 5 12, 2 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ चली जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 8 10 एंड 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 8 9, 9 + 4 13 एंड 13 + 2 15 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 15,520 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस ने D से लेकर G तक। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। हमसे बोला जा रहा है कि हमें बस का डिस्टेंस बताना है। अगर ए से स्टार्ट करके वो रिटर्न में ए पर ही आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, the total distance covered by the bus from A and return back to A and returns back to A, तो कितना हो जाएगा, सारा जितना भी डिस्टेंस दे के रखा है हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखे रखा हुआ है, सबसे पहले 4170 किलोमीटर प्लस 3410 किलोमीटर प्लस 2160 किलोमीटर प्लस 8140 किलोमीटर प्लस 4830 किलोमीटर प्लस 2550 किलोमीटर प्लस 1290 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। ठीक है, तो 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 4 हो जाएगा 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 + 5 कितना हो जाएगा, 26 एंड 26 + 9 कितना हो जाएगा, 35। तो 5 यहाँ पे आएगा एंड 3 कैरी यहाँ पे चली जाएगी। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 4 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 + 8 18, 18 + 5 कितना हो जाएगा, 18 + 5 हो जाएगा 23, 23 + 2 हो जाएगा 25, यहाँ पे 5 आएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम प्लस कर देंगे, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19, 19 + 4 कितना हो जाएगा, 23, 23 + 2 कितना हो जाएगा, 25 एंड 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26 एंड यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, बस ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ए से लेकर पूरा रिटर्न बैक होकर ए तक आई तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 26,550। ठीक है, किलोमीटर साथ में लग जाएगा क्योंकि बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की। आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। हमसे बोला जा रहा है क्या हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस का, कहाँ से कहाँ तक, सी टू डी और डी टू ई का। ठीक है, आया समझ में। ये अब कैसे करना है, सबसे पहले अगर हम देखें सी टू डी का तो हमें क्या दिख रहा है, सी टू डी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बस ने, 2160 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें डी टू ई की तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 8140 किलोमीटर। हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिफरेंस of distance from C to D and D to E is equal to, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 8140 किलोमीटर को माइनस कर देंगे 2160 किलोमीटर से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर आंसर। 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 4 में से 6 जा नहीं सकता, 1 कैरी थी तो 14 हो गया। 14 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 0 तो हम कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7। 7 में से 2 गया, आंसर क्या आया, 5 आया। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5980 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 5th, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच A to B। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, A to B, C to D, E to G और फिर टोटल जर्नी का। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें A to B की, किसकी बात कर रहे हैं हम, A to B की, तो हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द बस टू रीच A to B। तो कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे स्पीड के फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, स्पीड के फॉर्मूले से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी दे के रखी हुई है और डिस्टेंस भी दे के रखा हुआ है, निकालना है हमें टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। स्पीड कितनी है, स्पीड हमें दिख रही है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, A to B जाना है। स्पीड हमें दिख रही है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60। एंड उसके बाद डिस्टेंस हमें दिख रहा है A to B का क्या है, 4170, यहाँ पर लिख देंगे। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर टाइम लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, टाइम हमें निकालना है। टाइम डिवाइड में दिख रहा है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो ऊपर तरफ चला जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। एंड 60 यहाँ पे ऊपर साइड है, यहाँ जाके कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाएगा, जो कि हम करते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू 4170 डिवाइडेड बाय 60। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन फिर 3 की टेबल से काट देंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी जाएगा तो 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 139 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। तो 139 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, माइनस क्या यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 है। देन उसके बाद 2 8 ज़ा कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1। देन उसके बाद डॉट लगा देंगे, मतलब डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 69.5 आवर्स। क्या आंसर आ रहा है, 69.5 आवर्स आ रहा है। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बस को कितना टाइम लगा है, सॉरी टोटल डिस्टेंस नहीं, A to B ट्रैवल करने के लिए, इतना ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा है, 69.5 आवर्स। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि कितना टाइम लगा है बस को C to D पहुंचने के लिए। C to D पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, तो टाइम टेकन बाय द बस टू रीच C to D। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड क्या है,
60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, C to D हमें डिस्टेंस दिख रहा है 2160, यहाँ पे लिख देंगे, और टाइम हमें अभी निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे एंड 60 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 2160 डिवाइडेड बाई 60। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18, 3 बचता है, तो उसके बाद 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 36 आवर्स। क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, 36 आवर्स आ रहा है। इसका मतलब बस को कितना टाइम लगा है C to D ट्रैवल करने के लिए, 36 आवर्स लगे हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब अगर हमसे बोला जाए, हमें ये बताना है कि टाइम कितना लगा है E to G जाने में। E to G जाना है मतलब इन दोनों का प्लस होगा सबसे पहले तो, ठीक है, एंड स्पीड का ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है टाइम टेकन बाय द बस टू रीच E to G, ठीक है। आया समझ में। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, E to G के लिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जब हम 4830 में किसका प्लस कर देंगे, 2550 का, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 0, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 1 कैरी गया, 1 + 4 5, 5 + 2 कितना आएगा 7, मतलब डिस्टेंस कितना आ रहा है 7380, और स्पीड कितनी है 60, एंड यहाँ पे टाइम डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइम को यहाँ पर भेज देना एंड 60 को अपोजिट साइड भेज देंगे, तो क्या आएगा आंसर, टाइम इज इक्वल्स टू 7380 डिवाइडेड बाय 60। अब हमें क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है आंसर 6 1 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 6 3 ज़ा 18। तो आंसर क्या आ रहा है 123 आवर्स। कितना आ रहा है आंसर, 123 आवर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कितना टाइम लगा बस को E से लेकर G तक पहुंचने के लिए, तो लगे हैं 123 आवर्स, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें अब बता देना है टोटल जर्नी के लिए, मतलब टोटल जर्नी के लिए बस ने कितना टाइम लिया है वो हमें बताना है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, टोटल जर्नी कितना आ जाएगा, स्पीड हमें क्या देके रखी है, स्पीड हमें 60 देके रखी है, यहाँ पर 60 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, हमने थोड़ी देर पहले ही ऐड किया था, 26,550 किलोमीटर आंसर आया था, एंड टाइम हमें निकालना है, ठीक है। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, टाइम को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे एंड 60 को भी अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 26,550 डिवाइडेड बाय 60। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हम क्या कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 5 24, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। 2 6 5 5 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो आंसर क्या आएगा, 4 ज़ा हो जाता है 24, माइनस करेंगे यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, देन अगेन 4 ज़ा कितना होएगा 24, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 2 ज़ा हो जाता है 12, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, पॉइंट लगाया 0 आया, तो यहाँ पर 5 ज़ा कितना हो जाएगा 30, 6 5 ज़ा 30 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब है आंसर क्या आ रहा है 442.5 आवर्स, मतलब टोटल जर्नी ट्रैवल करने के लिए बस को कितना टाइम लगा है
442.5 आवर्स। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 4 दे के रखा हुआ है, रमन्स शॉप। ठीक है, शॉप की बात हो रही है, यहाँ पे थिंग्स देकर रखी हुई हैं, उसकी शॉप में क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे क्या दे के रखे हुए हैं, प्राइजेस दे के रखे हैं। एप्पल्स क्या है, ₹40 पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम एप्पल्स कितने के हैं, ₹40 के। फिर ऑरेंजेस की बात करें तो ऑरेंजेस क्या है, ₹30 पर केजी। कॉम्स की बात करें तो ₹3 for 1, मतलब एक कॉम कितने की आ रही है, ₹3 की। टूथब्रशेस ₹10 for 1, मतलब एक टूथब्रश कितने का आ रहा है, ₹10। पेंसिल्स ₹1 for 1, मतलब एक पेंसिल ₹1 की आ रही है। नोटबुक्स ₹6 for 1, मतलब एक नोटबुक 6 रुपीज़ की आ रही है। फिर उसके बाद सोप केक्स ₹8 for 1, मतलब एक सोप केक जो है वो ₹8 का आ रहा है। ठीक है, ये थिंग्स और उसके साथ प्राइजेस दे के रखे हुए हैं। और यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में कितना सेल हुआ है ये हमें दे के रखा हुआ है। तो एप्पल्स की बात करें तो 2457 किलोग्राम के एप्पल सेल हुए हैं। ऑरेंजेस की बात करें तो 3004 किलोग्राम जो है ऑरेंजेस सेल हुए हैं। कॉम्स की बात करें तो 22,760 कॉम सेल हुई हैं। और टूथब्रशेस की बात करें तो 25,367 टूथब्रशेस सेल हुए हैं। पेंसिल्स की बात करें तो 38,530 पेंसिल सेल हुई हैं। एंड नोटबुक्स की बात करें तो 40,002 नोटबुक्स सेल हुई हैं लास्ट ईयर। एंड सोप केक्स की बात करें तो 20,005 सोप केक्स सेल हुए हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? ये क्या दे के रखी हुई है, हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। क्या हम वेट फाइंड कर सकते हैं एप्पल्स का और ऑरेंजेस का जो कि रमन ने लास्ट ईयर सोल्ड किए हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इंफॉर्मेशन पे जाएं तो वेट ऑफ एप्पल्स कितना है, वेट ऑफ एप्पल्स हमें दे के रखा हुआ है 2457। क्या दे के रखा है, 2457, मतलब लास्ट ईयर रमन ने कितने एप्पल सोल्ड किए हैं, 2457 किलोग्राम। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर अगर हम बात करें वेट ऑफ ऑरेंजेस की तो उसका डाटा क्या दे के रखा है, ऑरेंजेस कितने सेल हुए हैं, 3004 किलोग्राम, मतलब वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है, 3004 किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में? हमें करना क्या है, टोटल वेट बताना है एप्पल्स और ऑरेंजेस का जो कि रमन ने लास्ट ईयर सोल्ड किए थे। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2457 किलोग्राम में ऐड कर देंगे कितना, 3004 किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में? तो ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, ऐड करने पे आंसर आएगा 7 + 4 11, 1 कैरी गया, 1 + 5 6, 6 + 0 6। ठीक है, फिर उसके बाद 4 + 0 4 हो जाएगा एंड उसके बाद 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, मतलब 5461 किलोग्राम वेट है किसका, एप्पल्स और ऑरेंजेस का टोटल वेट। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर क्या बनेगा, द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इज इक्वल्स टू 5461। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी,
कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। हमसे पूछा जा रहा है क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी मनी कमाई होगी रमन ने एप्पल्स को सेल करके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डाटा देखें तो हमें पता है एप्पल्स जो है वो पर केजी कितने हैं, ₹40। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स कितने हैं, ₹40। ये हमने लिखा कि 1 किलोग्राम एप्पल्स कितने देके रखे हुए हैं, ₹40। ठीक है, तो सेल कितने करे हैं रमन ने लास्ट ईयर उसने एप्पल सेल किए हैं 2457। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 2457 किलोग्राम एप्पल्स। जब 1 किलोग्राम एप्पल्स की रुपीस कितना है, प्राइस कितना है, ₹40, तो 2457 किलोग्राम एप्पल्स का प्राइस कितना होगा जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2457 को 40 से। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया, हमें बताना है कि रमन ने टोटल मनी कितनी कमाई है एप्पल्स को सेल करके, और हमें ये पता है लास्ट ईयर उसने कितने एप्पल सेल करे थे, इतने एप्पल सेल करे थे। तो अगर 1 किलोग्राम एप्पल इतने का है तो 2457 किलोग्राम एप्पल कितने का होगा। हम क्या कर देंगे, 2457 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 1 to ज़्यादा क्वांटिटी पे आ रहे हैं, 1 से लेकर ज़्यादा क्वांटिटी पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर उसके बाद 4 7 से कितना हो जाएगा, 28, 2 कैरी यहाँ पर गई, 4 5 से 20, 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22, 2 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 4 4 से 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 4 2 से 8, 8 + 1 9। तो अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 08289। तो इसका मतलब क्या है, रुपीज़ में अगर हम लिखें तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, the total money Raman got by selling apples is equals to rupees 98,280। ठीक है, आया समझ में, कितनी मनी उसको मिली होगी एप्पल्स को सेल करके, 98,280। ठीक है, आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सी, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। हमसे पूछा जा रहा है क्या हम टोटल मनी निकाल सकते हैं क्या, जो रमन ने कमाई होगी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को सेल करके। ठीक है, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्पल्स की, तो एप्पल्स की हमने अभी निकाली है, तो अभी हम किसकी निकालेंगे, अभी हम ऑरेंजेस की निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस कितना दे के रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है। 1 kg क्या है, ₹30। क्या आएगा यहाँ पे, ₹30 आ जाएगा। ठीक है, 1 kg ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, ₹30। तो अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कितने ऑरेंजेस सेल हुए हैं, ऑरेंजेस सेल हुए हैं 3004। तो कॉस्ट ऑफ 3004 kg ऑरेंजेस
तो क्या आएगा आंसर, हमें क्या करना है, जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था एप्पल्स के केस में, सेम ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोग्राम ऑरेंजेस का कॉस्ट हमें पता है 3004 किलोग्राम ऑरेंजेस का कॉस्ट निकालना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 3004 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा, क्रॉस का साइन, यहाँ पे 3 4 12, 1 कैरी जाएगा, 3 0 0 0 प्लस 1 1, 3 0 0, 3 3 9, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 9, ठीक है। तो क्या आया, तो क्या आया यहाँ पे आंसर 90,120। इसका मतलब क्या है, अगर हम आंसर की बात करें, मनी रिसीव्ड by Raman by selling 3004 kilogram apples is equals to rupees 90,120, ठीक है। आया समझ में, कितनी मनी उसको मिली होगी ऑरेंजेस को सेल करके, यहाँ पे ऑरेंजेस की बात हो रही है, ऑरेंजेस को सेल करके रमन को कितनी मनी मिली है, ₹90,120, ठीक है। आया समझ में। इससे पहले हमने क्या किया था, एप्पल्स का निकाला था, ये हमने क्या निकाल लिया है, ऑरेंजेस का निकाल लिया है। अब हमें बताना है टोटल मनी कितनी मिली होगी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को साथ में जब हम कर देंगे ऐड। जो मनी उसको रिसीव हुई है एप्पल से, जो मनी रिसीव हुई है ऑरेंजेस को सेल करके, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें हमारी टोटल मनी मिल जाएगी, ठीक है। आया समझ में। उससे पहले आप क्या करिए, ये नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल मनी। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या लिखना है हमें यहाँ पे, the total money Raman got by selling apples and oranges together is equals to। अब हमें क्या करना है, जो मनी रिसीव हुई थी रमन को एप्पल्स से, कितनी हुई थी, अभी जस्ट निकाला था 98,280, और जो मनी रिसीव हुई है रमन को ऑरेंजेस को सेल करके कितनी हुई है, ₹90,120। क्या करना है, इन्हें ऐड कर देना है। ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 8 + 2 10 आएगा, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 2 3, 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 8 + 0 8 हो जाएगा, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ₹1,88,400। इसका मतलब क्या है कि रमन को एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सेल करके लास्ट ईयर कितनी मनी रिसीव हुई है, ₹1,88,400। आया समझ में। क्या किया हमने, सबसे पहले तो एप्पल्स का निकाला जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे बी वाले क्वेश्चन में। तो क्या आया था आंसर, ₹98,280। सेकेंड फिर हमने क्या किया, ऑरेंजेस का निकाला, तो ऑरेंजेस के लिए क्या आया आंसर, ₹90,120। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे टुगेदर की बात हो रही थी, साथ में बताना था एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के लिए कितनी मनी रिसीव हुई रमन को, तो हमने क्या किया, दोनों को कर दिया प्लस, तो आंसर क्या आया है, ₹1,88,400, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप रीड आउट करके देखिए।
तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन डी, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। जब रमन ने हर एक आइटम सेल किया था तो उसे सेल करके उसे कितनी मनी रिसीव हुई थी ये हमें बताना है, वो भी टेबल फॉर्म में। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो मतलब हमारी अमाउंट निकलेगी, मनी रिसीव निकलेगी, उसे क्या करना है, अरेंज करना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड द आइटम विच बॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। फिर हमसे बोला जा रहा है हमें बताना है कि कौन से आइटम से उसे सबसे हाईएस्ट अमाउंट मिली है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा उसने किस आइटम से कमाया है। ठीक है, हाउ मच इज़ दिस अमाउंट, तो उस अमाउंट मतलब वो अमाउंट क्या है वो भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो हम बना लेंगे टेबल। क्या बना लेंगे, टेबल। तो हमें क्या दे के रखा हुआ था, हमें थिंग्स दे के रखी हुई थी, आइटम्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उसके प्राइजेस दे के रखे हुए थे, फिर उसके बाद हमसे ये बोला गया था कि लास्ट ईयर में उसने कितनी सेल करी है। तो हमें इस डाटा से बनाना क्या है, टेबल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे थिंग्स। ठीक है, कौन कौन से थिंग्स हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉम्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉम्स, फिर उसके बाद है टूथब्रशेस, पेंसिल्स, नोटबुक्स, टूथब्रशेस, पेंसिल्स, नोटबुक्स, फिर उसके बाद क्या है, सोप, केक्स। तो ये हमने क्या लिख दिए, ये हमने थिंग्स लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, थिंग्स लिख दी हैं। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, प्राइस दे के रखा हुआ है तो हम लिख देंगे प्राइस। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइस। क्या दे के रखा हुआ है, प्राइस। सबसे पहले तो एप्पल्स दे के रखा हुआ है ₹40 पर केजी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एप्पल्स के सामने ₹40 पर केजी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑरेंजेस के लिए क्या दे के रखा है, ऑरेंजेस दे के रखा हुआ है ₹30 पर केजी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹30 पर केजी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉम्स के लिए ₹341, मतलब एक कॉम है कितने रुपए की, ₹3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹341। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, टूथब्रशेस। टूथब्रशेस के लिए क्या दे के रखा है, ₹10 for 1, मतलब एक टूथब्रश जो है वो कितने रुपए का है, 10 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹10 for 1। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दे के रखा हुआ है पेंसिल्स। पेंसिल्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है, ₹1 for 1, मतलब एक पेंसिल 1 रुपए की है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ₹1 for 1। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नोटबुक्स। नोटबुक्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ₹6 for 1, मतलब एक नोटबुक कितने रुपए की है, 6 रुपए की, ₹6 for 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है सोप केक। सोप केक्स कितने के हैं, ₹8 for 1, मतलब एक सोप केक कितने का है, ₹8 का, ₹8 for 1। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया, सभी आइटम्स के, सभी थिंग्स के हमने लिख दिए हैं प्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर
हमने प्राइजेस लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट हमें लिखना है कि कितनी सेल हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एप्पल्स हैं वो कितने बिके थे, 2457 केजी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2457 केजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑरेंजेस की, तो ऑरेंजेस कितने बिके थे, 3004 केजी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3004 केजी, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देके रखा हुआ है कॉम्स। कॉम्स कितने बिके थे, 22,760। कितने बिके थे, 22,760। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22,760, ठीक है। नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा है टूथब्रशेस। टूथब्रशेस कितने के बिके थे, 25,367। तो हम लिख देंगे 25,367, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट देके रखा हुआ पेंसिल्स। पेंसिल्स कितने की बिकी थी, 38,530। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 38,530, ठीक है। फिर उसके बाद नोटबुक्स कितने की बिकी थी, 40,002। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40,002। नेक्स्ट उसके बाद है सोप केक्स, कितने के बिके थे, 20,005। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,005, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया कि लास्ट ईयर में कितनी सेल हुई थी, हमने सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था हमें वो फाइंड आउट करना है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया था मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। मतलब रमन ने हर एक आइटम से कितनी मनी रिसीव करी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मनी रिसीव्ड, ठीक है। मनी रिसीव्ड यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर आइटम की बात करें, अगर हम सबसे पहले आइटम की बात करें तो पहला आइटम क्या है, एप्पल्स। क्या दिख रहा है सबसे पहला आइटम, सबसे पहला आइटम हमें दिख रहा है एप्पल्स, ठीक है। सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है, एप्पल्स, ठीक है। पर केजी जिसका प्राइस क्या है, ₹40। मतलब 1 किलोग्राम एप्पल जो है उसका प्राइस क्या है, ₹40। और लास्ट ईयर 2457 किलोग्राम एप्पल्स का सेल हुआ है। इसका मतलब क्या है, हम क्या करने वाले हैं, 2457 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹40 का। अगर 1 किलोग्राम एप्पल ₹40 का है, अगर 1 किलोग्राम एप्पल ₹40 का है तो 2457 किलोग्राम एप्पल कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, 2457 मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ करना कैसे है। तो हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2457 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 4 7 सा हो जाता है 28, 2 कैरी यहाँ पर जाएगी, 4 5 सा 20 होता है, 20 + 2 22 हो जाता है। यहाँ पर 2 कैरी चली जाएगी एंड देन फिर 4 4 सा 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 4 2 सा 8, 8 + 1 9, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है 9828 एंड साथ में इसके 0 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 9828 एंड यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या है,
एप्पल्स को सेल कर कर कितनी मनी रिसीव हुई है? ₹98,280। ठीक है, इतना आया समझ में, तो हमने क्या किया, ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे ऑरेंजेस के लिए। तो ऑरेंजेस के लिए क्या देके रखा है? ऑरेंजेस के लिए प्राइस है ₹30 पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम ऑरेंजेस कितने का है? ₹30 का। एंड उसके बाद देके रखा है कि लास्ट ईयर कितने का सेल हुआ है? 3004 केजी। तो इसका मतलब है 1 केजी ऑरेंजेस अगर ₹30 के हैं तो 3004 केजी ऑरेंजेस कितने के होंगे? 3004 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। ठीक है, तो 3004 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 0 ज़ा 0, 0 + 1 1, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या आ रहा है? 9012 एंड साथ में यहाँ पे 0 लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? ₹90120, मतलब 90,120। ठीक है, ये किसके लिए निकल गया? ऑरेंजेस के लिए, कि ऑरेंजेस को सेल करके रमन को कितनी मनी रिसीव हुई है? ₹90,120। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं रब। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? कॉम्स। कॉम्स के लिए क्या दे के रखा है कि एक कॉम की प्राइस कितनी है? ₹3। ठीक है, तो उसके बाद हमें दे के रखा हुआ है कि लास्ट ईयर 22,760 कॉम सेल हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 कॉम की प्राइस कितनी दे के रखी हुई है? ₹3। ठीक है, तो 22,760 कॉम्स की प्राइस कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 22,760 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22,760 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 0 ज़ा 0 एंड 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 3 7 ज़ा 21, 21 + 1 22, 2 कैरी यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 कितना होगा? 8 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है ₹68,280। क्या आंसर आ रहा है? ₹68,280। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब उसने कॉम सेल करे लास्ट ईयर तो उसको कितना पैसा मिला कॉम से? ₹68,280। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? टूथब्रशेस के लिए ₹10 for 1, मतलब एक टूथब्रश की कॉस्ट ₹10 है, तो 25,367 टूथब्रश की कॉस्ट कितनी होगी? जब 1 टूथब्रश की कॉस्ट कितनी है? ₹10, तो 25,367 टूथब्रश की कॉस्ट कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 25,367 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर यहाँ पे आएगा 2,53,670। क्या आएगा? 253,670 लग जाएगा, मतलब 2,53,670। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा सबसे पहले, तो 2,53,670। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। पेंसिल के लिए बोला गया है कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹1 है, तो 38,530 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? तो हम ₹1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही आंसर आएगा, मतलब ₹38,530 आंसर ही आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट हमें नोटबुक्स के लिए दे के रखा है कि ₹6 for 1 नोटबुक की प्राइस कितनी दे के रखी है? ₹6। तो 40,002 नोटबुक्स की प्राइस कितनी होंगी? तो जब हम 40,002 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर रहे हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे गई, 6 0 ज़ा 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, एंड देन 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0 एंड 6 4 ज़ा 24। तो आंसर क्या आ रहा है?
आंसर आ रहा है 2,40,012। क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है 2,40,012। ठीक है, इतना आया समझ में। और साथ ही में क्या लग जाएगा? साथ में लग जाएगा रुपीस। क्या लग जाएगा? रुपीस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? सोप केक्स। सोप केक्स के लिए क्या बोला गया है कि प्राइस कितनी है? ₹8 फॉर 1, मतलब एक सोप केक की प्राइस है ₹8। तो 20,005 सोप केक की प्राइस कितनी होगी? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,005 मल्टीप्लाई बाई 8, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा यहाँ पे 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी यहाँ पे, 8 0 ज़ा 0, 0 + 4 4, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0 एंड 8 2 ज़ा 16। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 1,60,040। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹1,60,040। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है? ये हमने लिख दिया है कि हर एक आइटम को सेल करके रमन को कितनी मनी रिसीव हुई है। हमसे बोला गया था टेबल बनाने के लिए, हमने क्या किया है? यहाँ पर टेबल बना लिया है। आपको आया है समझ में? तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया था? अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हुई है रमन को, उसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। वो भी किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डाटा देखें तो अमाउंट्स क्या क्या दे के रखी हैं? ₹98,280। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹98,280। नेक्स्ट अमाउंट क्या दे के रखी है? ₹90,120। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹90,120। नेक्स्ट अमाउंट दे के रखी हुई है ₹68,280। ₹68,280। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है ₹2,53,670। ₹2,53,670। फिर उसके बाद क्या है? ₹38,530। ₹38,530। ठीक है, उसके बाद क्या देके रखा है? ₹2,40,012। ₹2,40,012। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है ₹1,60,040। ₹1,60,040। ठीक है, ये तो हमें दे के रखा हुआ था डाटा। अब हमें क्या करना है? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इतना आया समझ में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें करना क्या है? ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट जाना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये क्या है? ये 6 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है एंड ये 6 डिजिट नंबर है। तो हमें पता है 6 डिजिट नंबर्स जो हैं वो बड़े होने वाले हैं, वही ग्रेटेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम 6 डिजिट नंबर्स को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। मतलब इसे एंड इसे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहली डिजिट कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 वाले ही ग्रेटेस्ट होंगे। मतलब हमें करना क्या है? सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। अभी नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 जहाँ पे है वही ग्रेटेस्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2,53,670। यहाँ पर हम लिख देंगे ₹2,53,670। ठीक है,
उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ₹2,40,012, ₹2,40,012। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा जो बच गया था ₹1,60,040, ठीक है, ₹1,60,040, ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद बाकी जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 5 डिजिट्स है। हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम पहली डिजिट देखें, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 3 है। तो हमें पता है जहाँ पे 9 है वही ग्रेटेस्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड यहाँ पर 9 सेम है। सेकेंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है। तो 8 बड़ा है या 0, हमें पता है 8 बड़ा है, तो हम क्या लिख देंगे, 98,280 रुपीज़, 98,280, ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ₹90,120, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद बच रहा है ये दोनों डिजिट्स। तो हम इसे कंपेयर करेंगे, हमें पता है इसकी स्टार्टिंग डिजिट 6 है एंड इसकी क्या है 3, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, 6 वाला होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ₹68,280, और क्या आ जाएगा, ₹38,530। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सभी को अरेंज करके लिख दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। अब उसके बाद क्या पूछ रहा था, उसके बाद पूछ रहा था फाइंड द आइटम विच बॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट उसको कहाँ से आई, सबसे ज़्यादा पैसा उसको कहाँ से मिला, एंड हाउ मच इज़ दिस अमाउंट, और हमसे बोला गया है कि वो अमाउंट क्या थी, ठीक है। तो अगर हम देखें जो ये टेबल बनाया था, हमें दिख रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट तो क्या है, 2,53,670, एंड वो उसने टूथ ब्रशेस को सेल करके कमाया था। मतलब सबसे ज़्यादा मनी उसे रिसीव हुई है टूथ ब्रशेस को सेल करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमसे बोला गया था, फाइंड द आइटम विच बॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, वो क्या हो जाएगा, टूथ ब्रशेस, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया था हाउ मच इज़ दिस अमाउंट, कितनी अमाउंट है, तो क्या लिखा हुआ है, ₹2,53,670, ठीक है। आया समझ में, बस इतना ही करना था हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले टेबल बनाना था, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था एंड उसके बाद हमें बताना था कि सबसे ज़्यादा अमाउंट उसे किस आइटम से रिसीव हुई है एंड वो अमाउंट क्या है, वो भी हमें बतानी थी। तो हमने बता दी है, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।